दोस्तों हर रोज देशव्रत का एक मॉडल पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे हिंदी अनिवार्य का। ठीक है, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी इनकी तो चल रही है, आप सभी को पता है टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज दोस्तों, टेस्ट सीरीज के साथ आप जरूर जुड़े दोस्तों। जब टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उनको भी यानी देशव्रत जो है वो चालू कर देंगे। तो दोस्तों ये हिंदी अनिवार्य की देशव्रत है, इसका मॉडल पेपर नंबर 1 देखेंगे। और दोस्तों मैं तो कहता हूँ आप मार्केट से यानी देशव्रत ना खरीदिए, ठीक है। और आपको यहाँ पर जो है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। चाहो तो इस देशरों को यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बिल्कुल आपको फ्री में दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़े, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है। तो बिल्कुल वहां पर आपको पीडीएफ की मिल जाएगी। और मैं तो कहता हूँ देशरों ना खरीदे दोस्तों, आपके पैसे बचाइएगा, ठीक है। बिल्कुल मैं आपको यानी पूरे 10 मॉडल पेपर जो है इस देशव्रत के हिंदी निवारी के पूरी करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। और इसमें देखो इसी यानी ये ब्लूप्रिंट के अनुसार तैयार की गई है, इसी तरीके से आपका जो है बोर्ड पेपर बनेगा, ठीक है। तो आज हम कक्षा 12 हिंदी निवारी की देखेंगे, जहां कहीं भी एनसीईआरटी सिलेबस लागू है सभी के लिए है दोस्तों। तो एक बार सभी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर प्रश्न पत्र जैसे हल सहित है। मॉडल पेपर नंबर 1 है उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी। और आपके सामने पूर्णांक 80 है, समय दिया जा रहा है आपको 3 घंटे और 15 मिनट का। तो बिल्कुल एक बार सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पर सबसे पहले ये जो निर्देश दिए गए इनको तो आपको पढ़ना ही है। और यहाँ पर आ गया आपके सामने खंड ए, ठीक है। और खंड ए में आपको दोस्तों एक ए पठित गद्यांश दे रखा है। ए पठित गद्यांश का मतलब जो आपके पढ़ा हुआ नहीं है। तो पहले आपको इस ए पठित गद्यांश को पढ़ना है दोस्तों। और ए पठित गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों इसी में से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहले आपको पढ़ना है कि भाई पुस्तकालय में सबसे बड़ा लाभ है ज्ञानवृद्धि है। पुस्तकालय से सबसे बड़ा लाभ है ज्ञान वृद्धि, यानी ज्ञान की वृद्धि होती है अगर पुस्तकों को पढ़ते हैं तो। मनुष्य को बहुत थोड़े शुल्क के बदले बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने को मिल जाती है। वे चाहे तो एक ही विषय की अनेक पुस्तकें पढ़ सकता है, दूसरे उस किसी भी विषय की नवीनतम पुस्तक वहां से प्राप्त हो सकता है। इस तरीके से ये प्रमुख आपको दे रखा है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसी को आपको पहले अच्छी तरीके से पढ़ना होगा दोस्तों। आप 2 या 3 या 4 बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, बिल्कुल आप बिल्कुल इनको यानी सटीक अगर आप पढ़ लेंगे तो बिल्कुल आप आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। जैसे ये प्रमुख जैसे पूछे गए प्रश्न है, तो मैंने तो पहले पढ़ रखा है तो बिल्कुल इसका आंसर हम दे पाएंगे। कि भाई जैसे इसमें पूछा है कि पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है। तो पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता मनुष्य का मान बढ़ाने में, मनुष्य को राजनीति का परिचय देने में, मनुष्य की ज्ञान की वृद्धि में, या मनुष्य के भूगोल का परिचय देने में। तो दोस्तों मनुष्य की ज्ञान की वृद्धि में ये पुस्तकालय का सबसे बड़ी उपयोगिता है, ठीक है। दूसरा देखिएगा, मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है। क्या योगदान नहीं है मनुष्य के लिए पुस्तकालय का? पढ़ने की रुचि उत्पन्न करने में, अवकाश के क्षणों में सच्चा साथ देने में, या उपदेश और मनोरंजन के रूप में, या अमानवीय बुराइयों को उभारने के रूप में। मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा इसका डी राइट, अमानवीय बुराइयों को उभारने के रूप में। अब देखते हैं प्रमुख तीसरा पॉइंट है आपके सामने। तीसरा पॉइंट है कि कौन से छात्र अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं। बताइएगा, समय का दुरुपयोग करने वाले छात्र, या समय का सदुपयोग करने वाले छात्र, या उच्च कक्षा विशिष्ट योग्यता के इच्छुक छात्र, या खेलों में दक्षता के अभिलाषी। तो दोस्तों तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर इसका से, उच्च कक्षा एवं विशिष्ट योग्यता के इच्छुक, ठीक है। ये जो छात्र हैं अपना अधिकांश समय जो है वो पुस्तकालय में बिताते हैं। अगला दे रखा है पुस्तकालय शब्द पुस्तक प्लस आल्य दो शब्दों के मेल से बना प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा है। आप देखेंगे पुस्तक प्लस आल्य, पुस्तक प्लस आल्य कौन सी संधि है बताइएगा। तो पुस्तक पीछे ए आ रहा है, ए प्लस आ, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी आप सभी को पता है कौन सी संधि हो जाएगी। इसमें हो जाएगी दोस्तों अपनी दीर्घ संधि। आप देखेंगे दीर्घ संधि के नियम है, जैसे ए प्लस ए बराबर क्या होता है आ होता है, आ प्लस आ बराबर आ होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। चलो देखते हैं उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। जैसे हमने पढ़ा है ऊपर वाला पैराग्राफ, तो इसका प्रमुख शीर्षक क्या है। तो इसका प्रमुख शीर्षक है जैसे पुस्तकालयों के महत्व के बारे में बताइए। इसमें किसके बारे में, पुस्तकालयों के महत्व के बारे में।
और अवकाश के समय में हमारा सच्चा साथी कौन है? तो अवकाश के समय में हमारा जो सच्चा साथी है वो है पुस्तकालय। ठीक है, ठीक है नहीं? तो इस तरीके से भी आप ये प्रमुख क्वेश्चन याद कर सकते हैं। ये प्रमुख 6 पॉइंट इसमें से पूछे गए हैं और जो कि एक एक नंबर वाले थे। तो इस तरीके से ये जो आपके अपठित पद्यांश है ये 6 नंबर का है। ठीक है, तो इसी तरीके से बोर्ड का पेपर बनेगा दोस्तों। पहले एक अपठित गद्यांश आएगा, ठीक है, पढ़ना है आपको ध्यानपूर्वक। अब देखिएगा, एक पूछा है अपठित पद्यांश। अब आपको पूछा है अपठित पद्यांश। जो आपके पद्यांश जो है वो पहले पढ़ा हुआ नहीं है, काव्यांश भी कह सकते हैं। तो आपके सामने ये काव्यांश या पद्यांश दे रखा है। कातरता चुपी या चीखे या हारे धुआ की खोज, जहां भी मिलेगी उन्हें प्यार से सितार पर बजाऊंगा। जीवन ने कई बार उकसा कर मुझे अलंगी अनलंगी सागरों में फेंका है। अगन भट्टियों में झोंका है मैंने, वहां भी ज्योति की मसाल प्राप्त करने के लिए यत्न किए हैं। तो इस तरीके से ये आपके सामने एक अपठित पद्यांश है। और देखते हैं, इस पद्यांश को आपको पढ़ना है पहले, और पढ़ने के बाद इस तरीके से ये प्रमुख जिस प्रकार अपठित गद्यांश में पूछे गए थे उसी प्रकार अपठित पद्यांश में पूछे गए प्रश्न है। देखिएगा, इसमें सबसे पहला पूछा है कि कवि ने किस महापुरुष के भावों का उल्लेख किया है? महात्मा बुद्ध का, महावीर स्वामी का, महात्मा गांधी का या दयानंद सरस्वती का? तो यहाँ पर जो राइट होगा दोस्तों वो होगा महात्मा। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा अगला पूछा है, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, कल फिर आऊंगा। इस पद्यांश की उक्त अंतिम 3 पंक्तियों में कवि का क्या कहना चाहता है? तो वैसे देखो, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, कल फिर आऊंगा। तो इस पंक्ति में यानी कवि कहना चाहता है कि मैं मर जाऊंगा, यानी देश सेवा करने वाले बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं, लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, कल फिर आऊंगा। तो इसका यानी कि अर्थ जो है वो हो जाएगा, देश सेवा करने वाले बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं, यानी इसका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, सुनसान का गला घोटा है का तात्पर्य बताइए। सुनसान का गला घोटा है का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, सुनसान रूपी व्यक्ति की गर्दन दबा दी। ठीक है, इसका ए राइट हो जाएगा। पहले पढ़ना है आपको पद्यांश को। अगला दे रखा है कि किसी रचना को लिखने की कई शैलियां होती है, शैली वेद के अनुसार उपयुक्त गद्यांश की लेखन शैली है। कौन सी शैली है बताइएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आत्मकथा शैली। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक नीचे लिखे विकल्पों में से छांटिए। जैसे देखो, ये आपके सामने उत्तर कुंजी भी दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो से होगा, यानी ये हो जाएगा अपना, यहाँ पर इसका से राइट हो जाएगा ये, मानवता के मसीहा महात्मा गांधी। ये उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त प्रमुख शीर्षक है। ठीक है, और अगला है कि अनलंघ्य शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? ठीक है, विपरीतार्थक शब्द बताना है, तो ये हो जाएगा लंघ्य। इसका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, इस तरीके से प्रश्न पूछे हैं आपको। ये तो कह रहे हैं कि डेसरो को अच्छी तरीके से पढ़ ले तो क्या हम 100 में से 100 नंबर ला पाएंगे हिंदी के अंदर? बिल्कुल दोस्तों, अगर आप पहले किताब को अच्छे से पढ़े हुए हैं, पहले किताब को आपको पढ़ना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन आंसर तो वो तो याद करने ही है। बाकी जितने भी जो मोस्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, जो आपके बोर्ड के अनुसार, ब्लूप्रिंट के अनुसार ये प्रमुख मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं, बिल्कुल आप इनको अच्छे से याद भी कर लेते हैं तो बिल्कुल मैं 100 में से, ठीक है, 70% आपकी जो है वो तैयारी हो जाएगी डे सुरक्षा से। ठीक है, तो यानी आपको मॉडल पेपर अच्छे से सोल्व करने हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पूछा है कि हिंदी भाषा के परिवार में लगभग खालिस्तान बोलियां सम्मिलित हैं, यानी हिंदी भाषा के परिवार में कितने हैं? तो 5 बोलियां सम्मिलित है इसमें। ठीक है, अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी? तो रोमन लिपि है। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, वाक्य में खालिस्तान शब्द शक्ति है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों अभिधा शब्द शक्ति है। ठीक है, मुख्यार्थ का बोध हो रहा है। जहां विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, तो वहां कौन सी शब्द शक्ति होगी बताइएगा? वहां खालिस्तान लक्षणा मानी जाती है, यानी प्रयोजनवती। ठीक है, प्रयोजनवती हो जाएगा। अगला देखिएगा, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है कि माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी इवे पड़ंद काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। गंगा जल सा पावन मन है, काव्य पंक्ति में मन की तुलना गंगा जल से की गई है, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है, यानी उपमा दी जा रही है। ठीक है, अब देखिए आपको परिभाषिक शब्दावली पूछी है। निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। निम्न परिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे आपको पूछा है क्यूरम, तो इसका अर्थ होता है गढ़पूर्ति। और यहाँ पर पैक्ट का मतलब होता है, पैक्ट का मतलब समझौता। ठीक है, तो ये क्यूरियम और पैक्ट ये दोनों याद कर लेना है आपको।
परिसंघ शब्द के लिए परिभाषिक शब्दावली कौन सी है? परिसंघ शब्द के लिए परिभाषिक शब्द लिखिए। तो आप देख सकते हैं कॉन्फेडरेशन, ठीक है, कॉन्फेडरेशन ये परिसंघ शब्द का प्रमुख परिभाषिक शब्दावली आप देख सकते हैं। फीचर का प्रारंभ कैसे होता है? तो फीचर का आरंभ रोचक भाषागत सौंदर्य से युक्त घटना की सत्यता से परिपूर्ण सरल सेज व स्पष्ट बिंबात्मक होता है, ठीक है नहीं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, अच्छे से आपको याद करना है, ठीक है। अगर आप चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है नहीं। हाँ, तो इस तरीके से भी ये प्रमुख आप देख सकते हैं, और ये तो आप वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है नहीं। वीडियो के अंदर भी ये मैं बता रहा हूँ, और इस तरीके से ये देखो एक एक नंबर वाले प्रमुख क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये तो अपलोड हो जाएगा, और अपलोड होने के बाद बिल्कुल आप वीडियो को रोक रोक कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पर देखो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन ये पूछे गए थे, और खंड बे स्टार्ट हो जाता है, और खंड बे में देखो 40 शब्दों में उत्तर देना है, और दो दो नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो देखो भारत में इंटरनेट पत्रिका का प्रारंभ किस प्रकार हुआ, संक्षेप में लिखिए। तो आपके सामने उत्तर भी नजर आ रहा है, दो नंबर वाला क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है प्रिंट मीडिया और रेडियो माध्यमों से प्रत्येक से संबंधित दो दो कमियां लिखिएगा। प्रिंट मीडिया और रेडियो माध्यमों से प्रत्येक से संबंधित दो दो कमियां लिखिए, यानी रेडियो की और प्रिंट मीडियम की कमियां लिखनी है आपको, दो नंबर वाला क्वेश्चन है। खाद्य पदार्थों में मिलावट विषय पर एक आलेख लिखिएगा, ये भी दो नंबर वाला क्वेश्चन है। 40 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है कुल मिला, ठीक है। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? तो ये भी दो नंबर वाला क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख सकते हैं। और ये आठवां क्वेश्चन है कि कविता के बहाने कविता से बताइए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, ये दो नंबर वाला क्वेश्चन है, और ये आपके पद्यांश में से पूछा है, ठीक है। जीजी के त्याग और दान के विषय में क्या विचार थे, काले मेघापानी अध्याय के आधार पर समझाइएगा। तो ये भी दो नंबर वाला क्वेश्चन है। चार्ली सबसे ज्यादा स्वयं पर कब हंसता है? ये भी दो नंबर वाला क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं, और ये हो जाता है खंड से स्टार्ट, और खंड से में देख सकते हैं प्रमुख क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 11वां क्वेश्चन है, और इस तरीके से ये पूछे गए देख सकते हैं। ये 12वां क्वेश्चन है। आप वीडियो को रोक रोक कर भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखो ये अपलोड हो जाएगा दोस्तों, अपलोड होने के बाद बिल्कुल इनको आसानी से आप देख सकते हैं। ये 13वां क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि परिचय लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कवि परिचय लिखने का एक तरीका होना चाहिए, कवि परिचय क्या लिख रखा है पता नहीं, तो आप ऐसे लिखेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला डैश डैश। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म पश्चिम बंगाल के महिसादल में हुआ था, ठीक है, दूसरा पॉइंट। और इसी तरीके से अगर आपको कोई भी जो याद है, जैसे पश्चिम बंगाल के महिसादल में 1800 कब 99 में हुआ था, ठीक है। या फिर आप कुछ भी आप लिखना चाहो तो और लिख सकते हैं इनके बारे में कि भाई इनकी प्रमुख काव्य संग्रह हो गई, ये प्रमुख इनकी रचनाएं हो गई, ठीक है। और इस तरीके से यानी पॉइंट बाय पॉइंट बनाते हुए आपको चलना है। पांचवा छठा पॉइंट 1961 में इनका इलाहाबाद में देहांत हो गया था, ठीक है। तो यानी मेरे कहने का मतलब है कि पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर आपको लिखना है, ठीक है। तो कोई भी यदि कवि परिचय हो या लेखक परिचय हो, आपको पॉइंट बाय पॉइंट बनाते हुए चलना है, ठीक है। तो ये अथवा में भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। और ये यशोधर बाबू की पत्नी उसकी अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप वीडियो को रोक रोक कर भी लिख सकते हैं दोस्तों। ये खंड दे स्टार्ट हो जाता है, और खंड दे में देखो एक पद्यांश पूछा है, उसकी व्याख्या करनी है, और 6 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। अथवा में भी दे रखा है, और आपके सामने ये उत्तर सहित है, बिल्कुल आप वीडियो को रोक रोक कर भी लिख सकते हैं। ये देखिएगा 16वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी। अब की बार गद्यांश पूछा है, तो गद्यांश की व्याख्या आप कर सकते हैं, अथवा में भी दे रखा है। और ये आ गया 17वां क्वेश्चन, और इसमें आपको तैयार करनी है एक विज्ञप्ति, ठीक है। तो विज्ञप्ति आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, अथवा में निविदा दे रखी, तो निविदा इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये देखिएगा 18वां क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, हो गया है। इसमें निबंध पूछा है, राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व, स्त्री सशक्तिकरण बढ़ता, विज्ञान घटते, मानवीय मूल्य, और राजस्थान और पर्यटन की संभावना है। तो चारों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, और वो भी 300 शब्दों के अंदर। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसी पर इसमें ये कौन किस पर लिखा गया, राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व इस पर लिखा गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा मॉडल पेपर जो है वो हिंदी का मॉडल पेपर नंबर डेढ़ का एक जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। मॉडल पेपर एक कंप्लीट होता है।